नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। हम आज आपके लिए राजस्थान सीटी 2026 जो मेरे रसगुल्ले तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ में मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूं सीटी की, जिसमें हम करवाएंगे राजस्थान के जो ओल्ड पेपर हैं और ओल्ड पेपर के बारे में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन से सीटी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, किस तरह का पेपर का लेवल आता है, उसके बारे में हम पूर्णतः जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो आइए हम आज के सीटी इस क्लास में सफलता की तैयारी हमारे साथ कीजिए। हम उस आपको मंजिल तक लेकर के जाएंगे जहाँ से आप कोसों दूर हो, क्योंकि सीटी राजस्थान के हर वैकेंसी के लिए अनिवार्य है। अगर आपके लिए सीटी पास नहीं है तो आप मान लीजिए आप राजस्थान के कोई भी वैकेंसी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए सीटी अनिवार्य रूप से आपको पास करनी होती है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि पीछे के जो मॉडल पेपर होते हैं उनका एनालाइज करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यानी जो पीछे क्वेश्चन आए हैं उसको हम भूतकाल में और वर्तमान में करंट के रूप में भी पढ़ेंगे कि उसमें करंट में क्या जोड़ा गया है। उस 4 विकल्पों में हम विस्तार से भी चर्चा करने वाले हैं। तो कहीं नहीं जाइएगा, इसी क्लास के साथ में बने रहिए। आज हम आपको इस सीटी एग्ज़ाम की तैयारी, मेरी क्लास रोज़ाना शाम 7 बजे इस यूट्यूब पर आती है, तो आप वहाँ पर जा कर के मेरी क्लास देख सकते हो। इसके साथ साथ में मेरे ग्रुप भी दिए हुए हैं जहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए हम ज़्यादा विलम्ब नहीं लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको उन क्वेश्चनों से रूबरू करवाते हैं। और हमारे लिए आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है ये, और क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है सीटी के एग्जाम में। बढ़ार क्या है? सीटी एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है कि बढ़ार क्या है। तो बढ़ार में हमारे पास में 4 विकल्प दिए थे 2023 में सीटी में। ए है अंत्येष्टि की एक क्रिया, बी है राजस्थान की एक जनजाति, सी है राजस्थान की एक झील, डी है विवाह पर आयोजित भोजन। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है इन चारों विकल्पों में? यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि बढ़ार क्या है। तो हमें जब एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं तो क्वेश्चन को अवश्य रूप में 2 बार रिवीजन कर लेना चाहिए, जिससे आपको एक बार अगर उसके आंसर याद नहीं आते दूसरी बार आपको याद आ जाएंगे। तो अंत्येष्टि की एक क्रिया के रूप में, राजस्थान की एक जनजाति के रूप में, राजस्थान की क्या एक झील है, या विवाह पर आयोजित एक भोज है। तो बढ़ार क्या है, चलो देखते हैं। तो यानी इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा डी, और इसमें है विवाह पर आयोज्य भोज, यानी विवाह पर जो प्रतिभोज होता है उसको बढ़ार के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी विस्तृत व्याख्या के रूप में हम चर्चा करें तो ये राजस्थान की लोक संस्कृति में इसे क्या कहते हैं, बढ़ार के नाम से जाना जाता है। यानी राजस्थान की ये संस्कृति है कि विवाह के उपलक्ष्य पर जो पार्टी दी जाती है या भोजन का आयोजन किया जाता है उसे बढ़ार के नाम से जाना जाता है। और ये एक पारंपरिक सामूहिक भोज है, यानी ये अभी नहीं, ये प्राचीन समय से भी चला आ रहा है, इसलिए इसे पारंपरिक सामूहिक भोज के नाम से जाना जाता है। और यह भोज वर पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे दिन दिया जाता है और इसे आशीर्वाद समारोह का प्रतीक भी माना जाता है। तो यानी विवाह का पहला दिन वर पक्ष द्वारा क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है, और इसे क्या कहते हैं, बढ़ार कहते हैं, जो क्या होता है सामूहिक भोज होता है। अब हम इसे करंट के रूप में पढ़ें, देखें तो यानी हाल ही में राजस्थान में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा सामूहिक समारोह यानी नो फूड वेस्ट, यानी भोजन को बर्बाद है वो नहीं करना है, यानी भोजन की बर्बादी, नो फूड वेस्ट, भोजन की बर्बादी को रोकें अभियान को सख्ती से बढ़ाया जा रहा है।
ठीक है ना। तो यानी इस तरह के आयोजन पर अब लगाम लगाई जा रही है कि सामूहिक भोज है, चाहे वो मृत्यु भोज हो, चाहे वो प्रति भोज हो, इस तरह के आयोजन पर क्या लगाई जा रही है, रोक लगाई जाए, जिसे कहते हैं नो फूड वेस्ट, यानी भोजन की बर्बादी को रोकें। हम वहाँ पर जाएं तो हम थाली में उतना ही ले जितना हम पेट भर सकें, यानी भोजन को व्यर्थ ना छोड़ें और व्यर्थ ना बहाएं नालियों में, ठीक है ना। तो यानी भंडार क्या है, विवाह पर आयोजित एक भोज होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं। हमारे लिए सेकंड क्वेश्चन है, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है, यानी फल्गुबाई का संबंध है वो किस लोक नृत्य से, उसके बारे में हमें बताना है। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है। क्या उसका 13 ताली नृत्य से है, बी में है भवाई नृत्य से है, सी में है चरी नृत्य से है, डी में है कालबेलिया नृत्य से। तो यानी 13 ताली नृत्य, भवाई नृत्य, चरी नृत्य या कालबेलिया नृत्य से, इन चारों नृत्यों में से किसका संबंध है, वो फूलबाई का है। तो अगर हम देखें इसके बारे में तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी चरी नृत्य से। तो चरी नृत्य से संबंध है वो फल्गुबाई का है। अगर इसकी विस्तृत व्याख्या के रूप में देखें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। चरी नृत्य राजस्थान के गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है, यानी जो चरी नृत्य है वो कौन से समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो वह गुर्जर समाज की महिलाओं के द्वारा, तो याद रखना। और यहाँ पर नृत्यांगनाएं हैं वो सिर पर पीतल की चरी यानी मटका होता है वो रखती है, यानी अपने सर पर है वो मटका रखती है, और जिसमें कपास के बीज यानी जिसे काकड़े बोलते हैं, कपास के जो बीज होते हैं उसे जला करके नृत्य किया जाता है। और श्रीमती फल्गुबाई है, इसका संबंध है वो विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में है, जिसका संबंध चरी नृत्य से है। करंट के रूप में देखें वर्तमान में, तो राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हालिया पुष्कर, यानी जो पुष्कर अजमेर में लगता है, और पुष्कर मेले में चरी नृत्य को वैश्विक पर्यटकों के बीच प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। तो यानी ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित चरी नृत्य कहाँ पर किया गया, तो वर्तमान में है वो पुष्कर मेले में अजमेर में किया गया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अजमेर राजस्थान का हृदय के नाम से जाना जाता है, अजमेर जिला। तो मेरे राजस्थान जिला दर्शन की भी क्लास करवा रखी है, तो वहाँ पर जाकर के आप एक एक जिले के बारे में अध्ययन भी कर सकते हैं। तो इसका संबंध है वो चरी नृत्य से फल्गुबाई का, और हाल में पुष्कर मेले में चरी नृत्य का वैश्विक स्तर पर आयोजन है वो किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है, यानी राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। ये है 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो ए में देखें तो हमारे पास में 3 जिले हैं, जैसलमेर, पाली और जोधपुर। 2 नंबर देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। सी में देखें जैसलमेर, पाली और बाड़मेर। डी में देखें जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। तो ये 2023 के सीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर इनमें देखें कि 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व किन जिलों में है, तो हमारे पास में ये 3 जिले हैं, और इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है डी, यानी जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। तो राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, राजस्थान का जो पश्चिमी जिले हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसलमेर है, बाड़मेर है और बीकानेर। और मैप में देखें इनकी स्थिति, ये बीकानेर जिला है, आप देख रहे हैं, ये जैसलमेर जिला है और ये है बाड़मेर जिला। तो ये 3 जिले हैं जहाँ पर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, वो है 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये तीनों थार के मरुस्थल में स्थित है, और इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है। अगर बात करें जैसलमेर की, तो वहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये जैसलमेर है।
और जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति है। बीकानेर की बात करें तो 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये आप बीकानेर देख रहे हैं 78 व्यक्ति। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो आप ये बाड़मेर देख रहे हैं 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको याद करने हैं तीनों जिले के लिए। राजस्थान के 3 सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले कौन से जिले हैं? जैसलमेर 17 व्यक्ति, बीकानेर 78 व्यक्ति और बाड़मेर है जिसमें 92 व्यक्ति हैं। करंट के रूप में अगर पढ़ें तो यहाँ पर भारत सरकार ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत जैसलमेर और बाड़मेर जैसे सीमावर्ती जिलों में आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास किया जा रहा है। यानी यहाँ पर जनसंख्या घनत्व इसलिए कम है क्योंकि ये मरुस्थल में स्थित है। और अब वर्तमान सरकार जो भारत सरकार है वो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम यानी हर गांव में, बीकानेर का हो, बाड़मेर का हो या जैसलमेर के हो, उन गांवों में अनेक उद्योग है वो लगाए जा रहे हैं जिससे वहाँ पर रोजगार बढ़े, लोग है वहाँ पर स्थायी रूप से निवास कर सके, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व है वो और आगे बढ़ सके अधिक हो। इसलिए वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम अपनाया जा रहा है जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। तो याद रखना है करंट का है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, सांप्रदायिक सौहार्द्र के प्रतीक काजी हमउद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो ये 2023 में सीटी में पूछा है कि सांप्रदायिक सौहार्द्र के प्रतीक के रूप में जाने जाने वाले काजी हमउद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से जुड़े हुए थे? ए है चिश्ती से, बी है कादिरी से, सी है मगरिबी से और डी है सुहरावर्दी से। तो ये 4 विकल्प है हमारे लिए कि काजी हमीदुद्दीन नागौरी है वो किसी सूफी सिलसिले से जुड़े थे। तो चिश्ती से, कादिरी से, मगरिबी से या फिर सुहरावर्दी से। तो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा है, चलो देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए चिश्ती से। तो ये सूफी संत कौन से थे? चिश्ती से थे। शेख हमीदुद्दीन नागौरी भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे। तो चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे ये। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान उत तारिकी यानी सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसे सुल्तान उत तारिकी की उपाधि दी थी यानी सन्यासियों का सुल्तान कहा था? तो वो कहा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और इनका प्रमुख जो केंद्र है वो है नागौर का सुवाल गांव। ठीक है, तो यानी हमीदुद्दीन नागौरी है वो नागौर के सुवाल गांव में आए थे और ये एक सूफी संत थे और इनका चिश्ती से सिलसिले से ये जुड़े थे। इसलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसे सुल्तान उत तारिकी यानी सन्यासियों का सुल्तान के नाम से पुकारा गया था। तो आप देख सकते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संस्थापक कहाँ के थे? अजमेर के थे। और इन्होंने शेख हमउद्दीन नागौरी और इनके प्रमुख शिष्य भी रहे हैं नागौर में। और इन्होंने किस उपाधि से सम्मानित किया? सुल्तान उत तारिकी के नाम से संबोधित किया था। तो करंट में पूछ सकते हैं। करंट में अगर देखें तो नागौर में आयोजित होने वाला उनका उर्स आज भी राजस्थान में हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता यानी गंगा जमुनी तहजीब का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। यानी ये नहीं कि यहाँ पर मुस्लिम धर्म के ही लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से गंगा में यमुना समाती है उसी तरह से यहाँ पर जो उर्स बढ़ता है नागौर में, वहाँ पर हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के दोनों के लोग जाते हैं। इसलिए इसे गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाना जाता है, यानी हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में पुकारा जाता है। ये हमारी राजस्थान की एक बहुत सुंदर दृश्य दिखाता है नागौर में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मलिक शाह की
मस्जिद कहाँ स्थित है? मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसमें ए है झालावाड़ में, बी है राजसमंद में, सी है बारा में और डी है जालौर में। तो यानी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो झालावाड़ में, राजसमंद में, बारा में या फिर जालौर में। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका डी है जालौर। और जालौर जिला मैंने करवा रखा है, जहां आप जाकर के देख सकते हैं, जालौर जिले के बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर इसके विस्तृत व्याख्या के रूप में देखें तो मलिक शाह पीर की दरगाह और मस्जिद जालौर दुर्ग और जिसे सवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है उसके भीतर स्थित है। तो यानी मलिक शाह पीर की जो दरगाह है या मस्जिद है वो जालौर के सवर्णगिरी दुर्ग में है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर विजय के बाद में करवाया था, जो मध्यकालीन वास्तुकला का एक हिस्सा माना जाता है। तो जालौर और जालौर यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये जालौर है, ठीक है। तो इस जालौर के सवर्णगिरी दुर्ग में यानी मलिक शाह पीर की दरगाह यानी मस्जिद है वो बनी हुई है। करंट के रूप में देखें तो राज्य सरकार के हालिया बजट में ऐतिहासिक दुर्गों यानी जालौर दुर्ग सहित जीर्णोद्वार और उन्हें हेरिटेज टूरिज्म सर्किट से जोड़ने के लिए विशेष फंड आवंटित किया गया है। यानी राज्य सरकार के द्वारा जो भी पर्यटन स्थल है उन स्थलों का अब वर्तमान में जीर्णोद्वार करवाया जा रहा है और उन्हें हेरिटेज टूरिज्म सर्किट में जोड़ा जा रहा है, जहां से देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित लगे। इसके लिए राज्य सरकार उसे विशेष फंड के रूप में मुहैया करवा रही है। तो यानी मलिक शाह पीर की जो दरगाह है वो सवर्णगिरी दुर्ग जालौर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोद्रवा प्रसिद्ध है, यानी लोद्रवा किस लिए प्रसिद्ध है? 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है। ए है जाटों के लिए, बी है गुर्जरों के लिए, सी है सिखों के लिए, डी है जैनियों के लिए। तो यानी लोद्रवा किस लिए प्रसिद्ध है या किन के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या जाटों के लिए प्रसिद्ध है लोद्रवा, क्या गुर्जरों के लिए प्रसिद्ध है लोद्रवा, या सिखों के लिए प्रसिद्ध है, या फिर जैनियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि लोद्रवा है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो अगर इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है डी, यानी जैन धर्म के लोगों के लिए प्रसिद्ध है, यानी जैनियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है लोद्रवा। अब लोद्रवा क्या होता है हम देखें विस्तृत व्याख्या के रूप में। तो लोद्रवा है वो जैसलमेर जिले में स्थित जैन धर्म का एक अति प्राचीन और प्रमुख तीर्थ स्थल है। यानी जो लोद्रवा है वो जैसलमेर जिले में एक जैन धर्म का अति प्राचीन यानी बहुत पुराना एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है लोद्रवा। और आप राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जाओगे, ये जैसलमेर है और यहाँ पर लोद्रवा है, और लोद्रवा में आपको एक अति प्राचीन तीर्थ स्थल मिलेगा जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और यह 23वें जैन तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ जी के भव्य और कलात्मक मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे भगवान पार्श्वनाथ, उनका भव्य और कलात्मक यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर जैन धर्म के लोग हैं यहाँ पर आते हैं। अब हम करंट के रूप में देखें तो राज्य सरकार है वो धार्मिक पर्यटन सर्किट योजना के तहत जैसलमेर के लोद्रवा और अन्य प्राचीन जैन मंदिरों के आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। यानी वो राज्य सरकार है वो अपने तरफ से है वो फंड दे रही है, जो मंदिर है, मस्जिद है या फिर मंदिर है या फिर अन्य पर्यटन स्थल है, दुर्ग है, तो या बावड़ी है, झीलें हैं, तालाब है, उनका जीर्णोद्वार करवाया जा रहा है, उनकी मरम्मत करवाई जा रही है। तो राज्य सरकार है वो अपनी तरफ से है वो फंड दे रही है। तो लोद्रवा है इसी तरह से जैसलमेर में जैन धर्म से जुड़ा हुआ है और ये किसे समर्पित है? भगवान पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे उनको समर्पित है और यहाँ पर उनका मंदिर भी बना हुआ है।
तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य हैं, यानी रागी का उत्पादक है वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है? ए है तमिलनाडु में, बी है कर्नाटक में, सी है महाराष्ट्र में और डी है उत्तराखंड में। तो कहाँ पर जो इसका उत्पादन, रागी का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो रागी के उत्पादन की बात करें, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास में 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। इन चारों राज्यों में से सबसे ज़्यादा रागी का उत्पादन है वो किस राज्य में होता है? देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, वो होता है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रागी का उत्पादन किया जाता है। और भारत में कर्नाटक रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 60% हिस्सा पैदा करता है। यानी 60% हिस्सा है रागी का, वो अकेला कर्नाटक उत्पादन करता है। और कर्नाटक यहाँ पर देख सकते हैं, ये कर्नाटक राज्य है। तो इस कर्नाटक राज्य में रागी का सबसे बड़ा उत्पादन किया जाता है, भारत में 60%। और रागी कैल्शियम, आयरन और फाइबर का एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है। तो रागी में कैल्शियम होता है, आयरन होता है और फाइबर होता है, जो मानव के लिए सबसे बेस्ट होता है रागी। तो यानी 60% जो हिस्सा प्राप्त करता है वो कर्नाटक करता है। अगर करंट के रूप में देखें तो संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स यानी मोटे अनाज वर्ष घोषित किया था। यानी मोटा अनाज वर्ष घोषित कौन से वर्ष को किया था? 2023 को। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र ने किया था। और भारत की श्री अन्न योजना के तहत रागी उत्पादन को बाहरी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, यानी श्री अन्न योजना के तहत। और श्री अन्न योजना ये भारत की एक प्रमुख योजना है और इनके तहत रागी उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा है वो प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक 60% हिस्सा है और रागी का उत्पादन करता है। और रागी में क्या क्या है? कैल्शियम, आयरन और फाइबर का एक बेहतरीन स्रोत है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। और ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? यानी कौन से जलप्रपात की बारे में बात कर रहे हैं? वह शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। ए है पेरियार नदी, बी है गोदावरी नदी पर, सी है शरावती नदी पर, डी है कावेरी नदी पर। तो यानी शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो पेरियार नदी पर है, या गोदावरी नदी पर है, शरावती नदी पर है, या फिर कावेरी नदी पर है। तो हम देखते हैं किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ है। अच्छी तरह से आप 4 विकल्पों को पढ़िए, फिर हम उसके आंसर की ओर चलते हैं। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर बना हुआ है। और शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक के कौन से जिले में है? तो वह है मांड्या जिले में। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। कौन सा जलप्रपात? शिव समुद्र में जलप्रपात। और यह प्रपात कावेरी नदी को 2 शाखाओं यानी गगनचुंकी और भारचुंकी में विभाजित करती है। यानी ये जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी को 2 शाखाओं में विभाजित कर जाती है। और एक का नाम है गगनचुंकी और दूसरा है भारचुंकी के नाम से जाना जाता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो यहाँ पर 1902 में एशिया का पहला जल विद्युत ग्रह स्थापित किया गया था। यानी एशिया का सबसे बड़ा या पहला जल विद्युत ग्रह कहाँ स्थापित किया गया था? तो
तो वो है कर्नाटक के मंडाया जिले में शिव समुद्र जलप्रपात में किया गया है 1902 में। और कावेरी नदी के प्रवाह की बात करें तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, उसके बाद में ये कर्नाटक में प्रवेश करती है और उसके बाद में शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करती है, उसके बाद में तमिलनाडु में चली जाती है और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। तो यानी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होती हुई कर्नाटक के बाद में शिव समुद्र जलप्रपात बनाती है, उसके बाद में तमिलनाडु में प्रवेश करती है, तमिलनाडु से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। करंट के रूप में देखें तो हाल ही में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद, यानी दोनों राज्यों के बीच में विवाद छिड़ा हुआ है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद के रूप में जाना जाता है। इनकी पुनः चर्चा हो रही है और इनकी निगरानी कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा की जा रही है, यानी इनकी देखरेख है वो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा उनके हाथों में उनकी देखरेख की जा रही है। तो यानी अभी भी ये विवाद का विषय बना हुआ है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, जिसे कावेरी जल विवाद के रूप में जाना जाता है। तो ये थी कावेरी नदी के बारे में पूरी जानकारी। और यहाँ पर शिव समुद्रम जलप्रपात हैं और 1902 में एशिया का पहला जल विद्युत गृह यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये पूर्ण रूप से आपको नोट्स बना लेने हैं इनके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है, यानी राजस्थान के किन जिलों में इनसेप्टिसोल्स मृदा है वो पाई जाती है। तो अगर हम देखें, ए है जयपुर, दौसा और अलवर में, क्या इन जिलों में पाई जाती है। बी की बात करें कोटा, बूंदी, बारा में। सी की बात करें पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में। डी की बात करें जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में। तो यानी इनसेप्टिसोल्स जो मृदा है वो राजस्थान के किन किन जिलों में पाई जाती है। जो 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, इन विकल्पों में आपको बताने होंगे कि इन जिलों में है वो इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो आपको क्वेश्चन 2 बार पढ़ने हैं, उसके बाद में आंसर जो विकल्प दे रखे हैं उनको गौर से और ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। अब हम चलते हैं उनके आंसर की ओर। तो अगर इनका आंसर देखें तो आंसर है सी, इनका करेक्ट है। इनसेप्टिसोल्स जो मृदा है पाली, भीलवाड़ा और सिरोही इन जिलों में पाई जाती है। तो पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में है। और ये अमेरिकी कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा गया है। यानी अमेरिकी कृषि विभाग ने उन्होंने वर्गीकरण किया था और उस वर्गीकरण में राजस्थान की जो मिट्टी है उन्हें 5 भागों में विभाजित किया है। और इसमें से एक मृदा आती है इनसेप्टिसोल्स मृदा। और इनसेप्टिसोल्स जो मृदा है ये अर्ध शुष्क से उप आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यानी ये जो भाग है ये अर्ध शुष्क भाग है और ये उप आर्द्र भाग है। तो यानी आर्द्र शुष्क से उप आर्द्र जो क्षेत्र है वहाँ पर ये मृदा पाई जाती है, जिसमें पाली का भाग, भीलवाड़ा का भाग और सिरोही का भाग इसमें मुख्य है। और ये मुख्य रूप से अरावली के ढालीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है। विस्तार की बात करें तो ये सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर में भी पाई जाती है, भीलवाड़ा में और चित्तौड़गढ़ में। इन जिलों में ये मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। करंट के रूप में बात करें तो ये राजस्थान में मृदा के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सोयल हेल्थ कार्ड योजना चल रही है। यानी वर्तमान में मृदा अपरदन हो, मृदा प्रदूषण हो, उनसे बचाने के लिए या मृदा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सोयल हेल्थ कार्ड योजना है वो चलाई जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा। और इनसेप्टिसोल जैसी मृदा 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिल्ट्स वर्ष के प्रमुख अनाजों बाजरा और ज्वार के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो बाजरा और ज्वार का उत्पादन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है और ये सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में मुख्य रूप से पाई जाने वाली मृदा है।
तो राजस्थान को अमेरिकी कृषि विभाग ने 5 भागों में विभाजित किया है और इनमें से इंसोप्टिसोल जो मृदा है वो अर्धशुष्क से उप आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी अरावली के ढलानी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वो षड्यंत्र था और उस षड्यंत्र में प्रताप सिंह बारठ को कारावास यानी जेल में भेजा गया था। तो ए है उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा के तहत, बी है बनारस षड्यंत्र मुकदमा के तहत, सी है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा के तहत और डी है अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा के तहत। यानी ऐसा कौन सा मुकदमा जो षड्यंत्र जो चलाया गया था और उसमें प्रताप सिंह बारठ को फंसाया गया था और उसके साथ में उस ब्रिटिश सरकार ने उसे कारागार में बंद कर दिया गया था। तो वो कौन सा षड्यंत्र था? तो उदयपुर, बनारस, लाहौर या फिर अलीपुर। करेक्ट रूप में देखें तो इसमें करेक्ट आंसर आता है बी, बनारस षड्यंत्र मुकदमा। तो ये इसका सही करेक्ट आंसर है, बनारस षड्यंत्र मुकदमा के तहत चलाया गया। और प्रताप सिंह बारठ है वो राजस्थान के शाहपुरा के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी शाहपुरा से आते थे ये और शाहपुरा के ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हें लॉर्ड हार्डिंग बम कांड और बनारस षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार है वो किया गया था। और इतिहास का प्रसिद्ध कथन की अगर बात करें तो चार्ल्स क्लीवलैंड, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा कठोर हृदय वाला युवक नहीं देखा। ये कथन किसने कहा था? चार्ल्स क्लीवलैंड ने कहा था कि मैंने आज तक प्रताप सिंह बारठ जैसा कठोर हृदय वाला युवक आज तक नहीं देखा है। तो ये भी पूछ सकते हैं, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा कठोर हृदय वाला युवक नहीं देखा, ये कथन किसने कहा था? तो ये है चार्ल्स क्लीवलैंड का है। प्रताप सिंह बारठ के बलिदान की अगर बात करें तो इनका जन्म है वो शाहपुरा में हुआ था, राजस्थान में। और रास बिहारी बोस के साथ ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे और ये बनारस षड्यंत्र केस में गिरफ्तार भी हुए और बरेली जेल में अमानवीय यातनाएं दी गई थी। इन्हें इतनी कठोर यातनाएं दी गई थी, फिर भी उन्होंने अपने मुंह से एक भी शब्द है नहीं उगला था, अपने साथी का किसी का नाम नहीं दिया था इन्होंने। इसलिए चार्ल्स क्लीवलैंड से इनसे प्रभावित होकर के इन्होंने कहा था कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा कठोर हृदय वाला युवक है वो नहीं देखा है। और इनकी 25 वर्ष की आयु में शहादत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ये शहीद हो गए थे मात्र 25 वर्ष की आयु में। करंट के रूप में अगर पढ़ें तो राजस्थान सरकार ने बारठ परिवार के योगदान को देखते हुए शाहपुरा जो नवगठित जिला बनाया गया था उसे बारठ पेनोरमा के रूप में निर्माण की घोषणा की है। तो यानी बारठ पनोरमा के निर्माण की घोषणा राज्य सरकार ने की है, कहाँ पर? शाहपुरा में की है। तो ये करंट के रूप में था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है और किस तरह का है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेहणसर प्रसिद्ध है, यानी मेहणसर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाना जाता है? ए है सोने की चित्रकारी के लिए, बी है सती माता के मंदिर के लिए, सी है मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, डी है 360 खिड़कियों की हवेली के लिए। तो मेहणसर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाना जाता है? तो क्या वो सोने की चित्रकारी के लिए जाना जाता है, या सती माता के मंदिर के लिए जाना जाता है, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए जाना जाता है, या फिर 360 खिड़कियों की हवेलियों के लिए जाना जाता है? तो किस लिए जाना जाता है, इसके बारे में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है सोने की चित्रकारी के लिए जाना जाता है। तो सोने की चित्रकारी के लिए है वो ये फेमस है। और मेहणसर है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले की शेखावाटी के ऐतिहासिक गांव है।
यानी मैंने झुंझुनू जिला करवाया गया, और राजस्थान में झुंझुनू जिला आप देखोगे तो यहाँ पर आप झुंझुनू जिला मिलेगा। और झुंझुनू जिले के बारे में मैंने पूरी जानकारी है राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में करवा रखी है, तो वहाँ से आप उनकी पढ़ सकते हो। 45 या 40 मिनट की क्लास है, वहाँ से देख सकते हो आपके लिए। और राजस्थान की जिला दर्शन की क्लास आप अवश्य देखिएगा, और राजस्थान की जिला दर्शन के हर जिले से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ में यह अपनी सोने और चांदी की हवेलियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस तरह के आप डायग्राम देख रहे हैं, ये सोने चांदी की लिए हवेलियां बनाई गई है झुंझुनू में। और इस हवेली की दीवारों और छतों पर सोने की पत्तियों का उपयोग करके रामायण और कृष्ण लीला के अत्यंत बारीक भित्ति चित्र बनाए गए हैं। यानी रामायण के काल में राम के हैं अलग अलग चित्र हैं, या कृष्ण के चित्र हैं वो भी बनाए गए हैं, सोने और चांदी के चित्र बनाए गए हैं। तो मेहणसर है वो झुंझुनू में है, और मेहणसर गांव में है। ये सोने चांदी की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध हैं, और यहाँ पर रामायण और कृष्ण लीला के जो भित्ति चित्र हैं वो मिलते पाए जाते हैं। करंट के रूप में देखें यहाँ पर, तो ये शेखावाटी भीतर चित्रकला और हवेलियों के संरक्षण के लिए स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के लिए जाना जाता है, और इसके तहत इस पर हेरिटेज टूरिज्म के लिए विकसित किया जा रहा है। यानी अब वर्तमान में इनका जीर्णोद्धार हो रहा है हेरिटेज टूरिज्म के रूप में, और ये स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो मोस्ट क्वेश्चन है 2023 में, ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई योजना जिला सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा है, एक तरफ सिंचाई योजना है, लिफ्ट नहर है या सिंचाई परियोजना है, और दूसरी तरफ जिले हैं, तो वो सिंचाई परियोजना और जिले हैं वो सुमेलित नहीं है, तो उनके बारे में बताना है। तो ए है परवन लिफ्ट नहर परियोजना, क्या जयपुर जिले में है? बी है सावन भादो परियोजना, क्या कोटा जिले में है? सी है सोम कागदर परियोजना, क्या उदयपुर में है? डी है सोम कमला अंबा परियोजना, क्या डूंगरपुर जिले में है? तो यानी कौन सी परियोजना किस जिले में है, और हमें बताना है एक गलत जो परियोजना उस जिले में नहीं है। तो अगर हम देखें तो वो है 1 और 2। तो परवन परियोजना है जयपुर है वो सुमेलित नहीं है, जयपुर में नहीं है परिवहन परियोजना। सावन भादो कोटा में है, सोम कागदर है उदयपुर में है, सोम कमला अंबा है वो डूंगरपुर जिले में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ये थी हमारी क्लास, और इस क्लास में हमने जो महत्वपूर्ण 2023 में क्वेश्चन आपको पूछे गए थे उनके बारे में मैंने करवाए हैं, और चारों विकल्पों के रूप में करवाए। इनसे अन्य क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, तो आप उसकी थ्योरी है वो आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, और 1 या 2 बार आप रिवीजन कर लीजिए। आपके सीटी के लिए पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और इसके साथ साथ में मैंने करंट भी करवाए हैं कि उस परियोजना से, उस महल मंदिर मस्जिद से अब वर्तमान में उस जिले में क्या चल रहा है, क्या राज्य सरकार या फिर भारत सरकार है वो योजनाएं चलाई जा रही है। तो मैंने आपको पूर्ण रूप से ये करवाया है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास। इसी आशा के साथ आप सभी मेरे प्यारे रसगुल्लों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।